जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट से केमिस्ट्री का 8वां अध्याय जो कि विलयन के संबंध में जानेंगे। तो ये दोस्तों 8वां अध्याय होगा, विलयन के संबंध में है। विलयन की हम अगर बात करें विलयन की, तो विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण है। तो विलयन क्या है दोस्तों? विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है दोस्तों। किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या दोस्तों 10 पर इनवर्स 7 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। बिलियन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। दोस्तों बिलियन क्या होता है? अस्थायी भी होता है और क्या होता है? एक पारदर्शक भी होता है बिलियन। विलय और विलायक, अगर हम बात करें विलय और विलायक का, तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो रहते हैं उसे दोस्तों विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है, जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है दोस्तों। जल का डाइलेक्ट्रिक जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं दोस्तों। विलयन के प्रकार के हम बात करें तो विलयन के कुछ प्रकार है, जैसे कि ठोस के विलयन तो मिश्र धातु के प्रकार है, और जैसे कि पीतल जो कि तांबा में जस्ता का जो है विलयन हो जाएगा। ठोस में द्रव का विलयन तो थैलियम में पारा का विलयन हो जाएगा। फिर है ठोस में गैस का विलयन तो कपूर में वायु का विलयन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। द्रव में ठोस का विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा पारा में लेड का विलयन, और द्रव में द्रव का विलयन तो जल में एल्कोहल का विलयन। तो इनकी क्या है, जल भी द्रव है और एल्कोहल भी क्या है, द्रव है। ये जो है द्रव में द्रव का विलयन का एग्जाम्पल है। द्रव में गैस का विलयन हो जाएगा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन हो जाएगा। और गैस में द्रव का विलयन जो है कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन हो जाएगा। गैस में गैस का विलयन हो जाएगा दोस्तों वायु, जैसे कि गैसों का मिश्रण है, इस एग्जाम हो जाएगा। अब दोस्तों विलायक का उपयोग, अगर हम बात करें विलायक के उपयोग का, तो विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, इत्थर जैसे विलायकों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इत्र निर्माण में और अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थ के निर्माण में भी विलायक का उपयोग करते हैं। अब है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन जो है किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, उसे ही दोस्तों उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है दोस्तों असंतृप्त विलयन। अगर हम बात करें असंतृप्त विलयन की, तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन की अगर हम बात करें दोस्तों, अति संतृप्त विलयन तो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक खुली हुई हो, उसे ही अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है दोस्तों विलयता। अगर हम बात करें विलयता का, तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को ही उस विलय पदार्थ की विलायक में विलयता कहते हैं। विलयता का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, विलयता का जो सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा और गुना 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप और दाब पर निर्भर करती है। विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं। तो विलयता पर ताप के प्रभाव की हम बात करें तो सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो दोस्तों सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलयता जो है ताप के बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ जाएगा।
कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटता है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट। यानी कुछ जो पदार्थ हैं उसकी विलेयता ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका और एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है दोस्तों। विलयन पर दाब का प्रभाव, अगर हम बात करें विलयन पर दाब के प्रभाव का, तो दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण, अगर दोस्तों हम बात करें विलयन की सांद्रता का, तो किसी विलायक यानी विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। सभी तनु विलयन क्या होता है, तो असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है दोस्तों। अब है दोस्तों परिक्षेपण, अगर हम बात करें परिक्षेपण का, तो जब किसी पदार्थ के कण परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है दोस्तों। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो परिक्षेपण के जो फलस्वरूप है कितने प्रकार के पदार्थ बनते हैं, कुल दो प्रकार का। पहला हो जाएगा विषमांग पदार्थ। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, विषमांग पदार्थ, जो कि निलंबन एवं कोलाइड हो जाएगा। दूसरा है स्वामांग पदार्थ, वास्तविक विलयन। अब है निलंबन। तो निलंबन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 परिवर्ष 3 सेंटीमीटर से 10 परिवर्ष 4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। तो निलंबन इसे आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र को आर पार नहीं आ जा सकते हैं और यह अस्थायी होते हैं। इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि इसका जो है निलंबन का एग्जाम्पल है। अब है कोलाइट। अगर हम बात करें दोस्तों कोलाइट का, तो इसमें जो परिक्षेपित कणों का आकार हो जाएगा 10 परिवर्ष 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 परिवर्ष 7 सेंटीमीटर के बीच होता है, और इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो कोलाइडी कण को किस प्रकार से देखते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन चम्र पत्र से नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, जैसे कि दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। अब है दोस्तों कोलाइड के विभिन्न प्रकार। अगर हम बात करें कोलाइड के विभिन्न प्रकार का, तो जैसे पहला है सोल की अगर हम बात करें तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे ही सोल कहा जाता है। रबड़ के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सोल से ही किया जाता है दोस्तों। जेल की अगर हम बात करें तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, परंतु उनमें प्रवाह जो है नहीं होती है, उसे ही जेल कहलाती है। जेली और जिलेटिन इसका क्या है, मुख्य एग्जाम्पल है। एरोसोल की अगर हम बात करें दोस्तों, एरोसोल तो किसी गैस में किसी गैस में द्रव या ठोस के कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं यानी कि स्मॉग कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। नोट में दिया हुआ है जैसे कि जब परिक्षेपण का माध्यम जल, एल्कोहल, बेंजीन हो। जब परिक्षेपण का माध्यम क्या हो, जल, एल्कोहल और बेंजीन हो, तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, एल्कोहल, बेंजोसोल कहते हैं। अब दोस्तों पायस की अगर हम बात करें, जिसको इम्यूल्सन कहते हैं, तो जब किसी कोलाइड में
जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो ऐसे कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। तो दोस्तों पायसीकरण किसको कहते हैं? तो पायस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस। दूध क्या है दोस्तों? तो दूध जो है एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। पेंट क्या है? कृत्रिम पायस है। दूध क्या है? एक प्राकृतिक पायस। कार लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, वे भी पायस के ही एग्जाम्पल है। और सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। और इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता प्रदान करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। अब है झाग। तो झाग जो है द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है और ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। तो झाग किससे? साबुन से उत्पन्न होता है। अब है वास्तविक विलयन। तो दोस्तों वास्तविक विलयन की अगर हम बात करें तो इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं। तो वास्तविक जो है विलयन, इसके कण कैसे होते हैं? तो आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से लेकर 10⁻8 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। सबसे अस्थायी और पारदर्शक होता है, आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देते हैं। कौन? तो वास्तविक विलयन के कण। अब है दोस्तों अपोहन यानी कि डायलिसिस। अपोहन की अगर हम बात करें तो कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहलाते हैं। अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को ही शुद्ध किया जाता है। तो अपोहन को कोलाइडी विलयन से क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अब है ब्राउनी गति। अगर हम बात करें दोस्तों ब्राउनी गति का, तो कोलाइडी विलियन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं और इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता उतने ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। अब है दोस्तों स्कंदन। अगर हम बात करें स्कंदन का, तो जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटय मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे ही स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में कुछ अंतर दिया हुआ है। तो एक तरफ वास्तविक विलयन है और एक तरफ क्या है? कोलाइडी विलयन। तो वास्तविक विलयन में पदार्थ यानी कि विलय के कणों का आकार व्यास जो इसका 10⁻7 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम होता है। जबकि कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। दूसरा वास्तविक विलयन है, जो है तो वास्तविक विलयन, इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। अदृश्य यानी दिखाई नहीं देते। हालांकि कोलाइडी जो विलयन है, कोलाइडी कणों के उत्पन्न प्रकाश परिकिरण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो कोलाइडी को क्या है? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जबकि वास्तविक विलयन जो है, इसमें पदार्थ के कण प्रकाश के परिकिरण नहीं करते हैं। हालांकि कोलाइडी में क्या होता है? यह कण प्रकाश का परिकिरण करते हैं। वास्तविक विलयन, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। हालांकि कोलाइडी विलयन जो है इसका दोस्तों परासरणी दाब अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। और फिर वास्तविक जो है विलयन हो जाएगा, इसके समांग और एकांक प्रावस्था वाला होता है। हालांकि कोलाइडी जो है यह विषमांक और दो प्रावस्था वाला होता है। अब है दोस्तों टिंडन प्रभाव। अगर हम बात करें टिंडन प्रभाव का, तो जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं तो इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आलपिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं और इसे टिंडन प्रभाव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव के कारण प्रकाश का परिकिरण है। तो प्रकाश के परिकिरण किस प्रभाव के कारण है? तो टिंडन प्रभाव के कारण। अब है बफर विलयन। अगर हम बात करें दोस्तों बफर विलयन का, तो वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, तो इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। तो
अब है दोस्तों विलयन का रंग। अगर हम बात करें विलयन के रंग का, तो जैसे कि इसका सूचक जो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन है। इसका गुलाबी। क्षारीय विलयन हो जाएगा पीला और उदासीन में क्या होगा नारंगी। लिटमस की हम बात करें लिटमस, तो अम्लीय हो जाएगा लाल, क्षारीय नीला, उदासीन बैगनी और थैलीन फिनोल्फथेलीन इसका अम्लीय रंगहीन होगा, क्षारीय गुलाबी और उदासीन रंगहीन। तो यहाँ दोस्तों 8वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।